आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जेल से क्या पैगाम दिया। खुदा के वास्ते गैर सियासी हो जाओ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्या इमरान खान का रिएक्शन आया, नैब तरमीम के ऊपर, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नैब तरमीम, इमरान खान का नाम किस तरह लिया गया और ये फैसला था या सहूलतकारी थी, इसकी भी तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर अडयाला जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है या फिल्म चल रही है। जज साहब के रिमार्क्स इंतहाई अहम हैं और 900 वकला भी अगर अंदर जाना चाहें तो उन्हें जाने की इजाजत होगी। और अगर हमारे हुक्म के ऊपर अमल ना किया गया तो फिर इसके नताइज होंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। राय साहब, ये जज कौन है? क्या अब इसकी भी फाइल खुलेगी? क्या इसकी भी डिग्री को चेक किया जाएगा? और अदालत ने 3 अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए हैं जो अडयाला जेल में इमरान खान के वकला को लेकर जाएंगे। इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, इमरान खान जेल में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ एक ही पैगाम दे रहे हैं कि खुदा के लिए आप गैर सियासी हो जाएं। और ये पैगाम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में था। और खान साहब क्या कहते हैं कि एक तो उन्होंने हुकूमत को मुबारकबाद दी कि सबको मुबारक हो, NRO जो आपको नेशनल रिकन्सिलिएशन जो ऑर्डर है और जो दिया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, 2 मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस वैसे ही खत्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि केसेस हमने नहीं बनाए थे, बल्कि शहबाज शरीफ के ऊपर सिर्फ एक मकसूद चपरासी वाला था, बाकी सारे के सारे केसेस पुराने थे। और अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपनी करप्शन केस खत्म करते हैं। अवामी नुमाइंदों का कौम से पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। अवामी नुमाइंदों का काम कौम से पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। नैब तरमीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया। इस कानून से चोरी के रास्ते खोल दिए गए। अडयाला जेल में 7000 कैदी हैं। इस कानून से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जो असल डाकू हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। राज साहब, और भी इमरान खान ने बातें कही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, एक तो ISPR को गैर जानिबदार और गैर सियासी होने के हवाले से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप गैर सियासी हो गए, लेकिन अगर आज से गैर सियासी हुए तो अच्छा है, लेकिन अगर माजी से आप गैर सियासी हैं तो इसके ऊपर ये गलत बयानी कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से। और फिर आज साहब, जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, CCTV फुटेजेस उनको निकालें और 9 मई का जो बयानिया है इस हवाले से आपको सबूत मिल जाएंगे। और जनरल फैज का अगर आप एहतसाब करते हैं तो फिर आपको जनरल बाजवा का भी एहतसाब करना होगा। राज साहब, ये खान साहब ने जो तमाम बातें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कही, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक ड्राइंग रूम है। उस ड्राइंग रूम के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि सामने एक साहब बैठे थे और वो ये कह रहे थे कि मेरे नाल मुकलो और मेरे दामाद को जो है वो आप मुल्क का आर्मी चीफ बनाए और गारंटीज दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे नाल मुकलो। तो ऐसा भी ख्वाजा आसिफ ये बातें जब करते हैं और जब ये बातें एक बंद कमरे की हैं और वो बाहर आ रही हैं, इनसे कोई पूछता क्यों नहीं है? अगर जनरल फैज, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, वो किसी की मदद कर रहे थे, वो सियासी नोयत की मदद थी, लोग राब्ते में थे, लगता यह कि ये सिर्फ बयानिया है। क्योंकि अगर फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर जनरल बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी गवाही नून लीग के लोग दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ये कहता है ना कि मैं राब्ते में था, तो कहा जाता है कि देखें जी, इन्होंने मान लिया कि राब्ते में थे। लेकिन जब मलिक अहमद खान ये कहे कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जनरल बाजवा, मेरे उनसे बड़े ताल्लुकात हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और फिर आप हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करें, तो इनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि भाईजान आप लोग मुक जाओ वाली बात कर रहे थे कि मेरे नाल मुक लो कुछ, और जो डील हो रही थी, यानी ये वो सीट है राय साहब
जिस सीट के ऊपर जिसकी कमान, अगर ये कहा जाए ना कि एक इशारे पर हमारे बच्चे वतन अजीज पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, और उसके ऊपर पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो किस तरह से डील कर रहे थे। देखें हाशमी साहब, इस खबर के अंदर दो बड़ी खबरें छुपी हैं। ये दोनों खबरें अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के 3 मज़ीद जुमले जो कि पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिए या नहीं चलाए, ये तीनों जुमले भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सारा ही सेंसर कर दिया, 3 जुमले नहीं, सारा कुछ सेंसर कर दिया राय साहब। जो इस कठपुतली हुकूमत के मुतल्लिक 1-2 जुमले थे वो तो इस मीडिया ने नशर किए, लेकिन इमरान खान साहब किसके साथ मुखातिब थे, वो जो 3 जुमले हैं वो इमरान खान साहब के बकौल क्या हैं वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले, कोट अनकोट, ये खान साहब के अल्फाज हैं कि मैं और मेरी अहलिया इस वक्त जेल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने ही 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली करवाई, और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ के साथ लंदन में एक तहरीरी एग्रीमेंट किया, यानी एक तहरीरी मुआहिदा किया। उसके बाद एक मुलाकात और एक टेलीफोन कॉल के मुतल्लिक भी 2 अहम इंकशाफात किए गए खान साहब की जानिब से। अब ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के मुतल्लिक मुझ समेत कुछ और सहाफ़ियों को भी इल्म है कि ये मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के रेड जोन में, जहाँ पे आपके सबसे बड़े आइनी ओहदेदार जो हैं वो मकीन थे, यानी सदर आरिफ अलवी। तो खान साहब ने कहा कि आरिफ अलवी के ज़रिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम पहुंचाया था कि हमें ये पता है कि लंदन प्लान एक हकीकत है और लंदन प्लान के मुतल्लिक हक़ाइक़ हमारे इल्म में हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपके यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के और फ़ौज बतौर इदारा इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है। हमारी तवक्को ये है कि बतौर आर्मी चीफ आप और बतौर इदारा फ़ौज सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो जाएं, यानी जिस तरीके से पिछले 2 साल में PTI पर जबर किया जा रहा था, जिस तरीके से पिछले 2 साल में इस कठपुतली हुकूमत के जो अब 2.5 साल मुकम्मल हो गए हैं, इसमें PTI को निशाना बनाया गया। तो आर्मी चीफ को इमरान खान साहब का ये मैसेज आरिफ अलवी साहब की जानिब से दिया गया कि इमरान खान साहब के इल्म में लंदन प्लान के हक़ाइक़ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि आप और आपका इदारा मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो जाए। उसके बाद खान साहब ने अली जैदी और आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी ये इंकशाफ किया कि अली जैदी के ज़रिए भी आर्मी चीफ को इसी किस्म का पैगाम पहुँचाया गया था कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आर्मी चीफ की और फ़ौज के इदारे की मुखालफत करे, और फ़ौज की बतौर इदारा तो कभी तहरीक इंसाफ अब भी इससे पहले भी कभी भी मुखालफत उसने ना की है, ना वो कभी करेगी। लेकिन तवक्को ये है कि फ़ौजी क़यादत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो जाए। तो ये 2 इंकशाफात जो हैं ये इमरान खान साहब ने किए, और उसके बाद एक सवाल किया गया इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी की जानिब से, जिसके जवाब में 2 बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। क्योंकि एक तो सवाल ये किया गया अडयाला जेल में खान साहब से कि DGISPR ने यह कहा है कि हम गैर सियासी हैं, यानी फ़ौज और मौजूदा फ़ौजी क़यादत मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है। इस पर खान साहब ने जवाब दिया कि अगर फ़ौज और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है और ये किसी एक सियासी जमात की तरफदारी और जानिबदारी नहीं कर रही और किसी एक सियासी जमात को निशाना नहीं बनाया जा रहा, तो फिर मेजर कर्नल और ISI का अडयाला जेल में क्या काम है। खान साहब ने कहा कि दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क के लिए और खुदा के वास्ते गैर सियासी हो जाओ। सिर्फ कहने से कोई गैर सियासी नहीं होगा, बल्कि इस पर अमल करके दिखाना होगा। लेकिन उसके बाद एक कहका भी बुलंद हुआ है इसी अडयाला जेल में लगने वाली जो महफिल है इसी दौरान, क्योंकि एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने खान साहब को कहा कि आपको पता है कि DGISPR ने क्या कहा है। इस पर खान साहब ने थोड़ा मज़े लेते हुए, थोड़ा सा हैरानी का इजहार करते हुए ये कहा कि अच्छा क्या कहा है DG साहब ने। इस पर इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आज DGISPR ने यह कहा है
कि फ़ौज पूरी कौम की है, किसी सियासी जमात की मुखालिफ और तरफदार नहीं है। और ये सुनकर फिर इमरान खान साहब ने ज़ोरदार कहका लगाया। अब उसके बाद जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक भी एक अहम डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट के अंदर दो क्या बड़ी खबरें हैं, ये दोनों खबरें अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। क्योंकि एक तरफ तो खान साहब ने यह कहा कि जनाब फैज़ हमीद जब भी मुझसे मुलाकात करने के लिए आता था तो हर मुलाकात को वो जनाब बाजवा को रिपोर्ट करता था, और ये एक SOP है, यानी अगर DGISI कोई भी मुलाकात करते हैं तो उनको ये मुलाकात या अपने जो इकदामात हैं ये SOP के तहत आर्मी चीफ को रिपोर्ट करना पड़ते हैं। उसके बाद खान साहब ने कहा कि इसके बावजूद कि हर बात जनाब बाजवा को रिपोर्ट होती थी, लेकिन बाजवा को ट्रायल से बाहर रखा हुआ है, इस वजह से कि जनाब बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। जनाब बाजवा को इंक्वायरी से बाहर रखना भी एक नाइंसाफ़ी और बदनीयती है, क्योंकि अगर जनाब बाजवा के बगैर जनाब फैज़ हमीद का ट्रायल किया गया तो ये बदनीयती पर मबनी होगा, और जिस दिन बाजवा को ट्रायल में शामिल किया जाएगा उस दिन बहुत से भेद खुल जाएंगे। उसके बाद 9 मई की CCTV फुटेजेस के हवाले से खान साहब ने कहा कि ये फुटेजेस उनके पास हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं, ये सामने लाई जाएं। 9 मई का वाकया हमारी पार्टी को ख़त्म करवाने के लिए करवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे रेंजर्स के ज़रिए किसने अगवा करवाया, मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया, इसकी इंक्वायरी करवाएं। ये मुझे जनाब फैज़ हमीद के ट्रायल से डरा रहे हैं। हालांकि जनाब फैज़ हमीद मुझे मिलने आता था तो बाजवा की इजाज़त से आता था, क्योंकि ISI चीफ जो है ये आर्मी चीफ के मातहत होता है। और फिर उसके बाद एक और अहम खान साहब ने जो दिलचस्प अंदाज में जुमला बोला, उसमें उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का फैसला सुनाया है, हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो, इस फैसले से हमारे खिलाफ तोशाखाना का नया केस फारिग हो गया है। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन हुक्मरानों की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है, और अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो मेरे खिलाफ जाली रेफरेंस है ये भी अब ख़त्म होने वाला है। अब इसके अंदर हाशमी साहब जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं वो ये है कि पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार में एक ख़बर शाया हुई है, और इसमें ये कहा गया कि DGISPR से इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सवालात किए गए कि क्या इमरान खान साहब का मुकदमा फ़ौजी अदालत में चल सकता है या नहीं चल सकता, और इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस खबर में ये तासुर दिया गया कि अगर फ़ौज को इस बात के शवाहिद मिल गए कि जनाब फैज़ हमीद को इमरान खान साहब ने अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो जिस तरह से जनाब फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसी तरह इमरान खान साहब को भी फ़ौजी अदालत में उनका मुकदमा चलाया जा सकता है, और इमरान खान साहब को फ़ौज की तहवील में दिया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर जो एक अहम नुक्ता है जिसकी जानिब मैं इशारा करना चाहता हूँ या व्यूअर्स की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अल्फाज पर ज़रा गौर कर लें। ये जुमला मैं दोहरा भी देता हूँ ताकि लोग जो हैं इसको ज़रा नोट कर लें कि अगर इमरान खान साहब ने जनाब फैज़ हमीद को ज़ाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसके सबूत मिल गए तो उस सूरत में इमरान खान साहब का फ़ौजी ट्रायल होगा, ये इशारा दिया DGISPR ने इस खबर के मुताबिक। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ तो अभी तक कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन एक शख्सियत के मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं कि इस शख्सियत ने जनाब फैज़ हमीद को अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और इसकी गवाही भी आ गई है। और ये गवाही आई है एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें यह बताया गया है एक सीनियर कॉलम नवीस की जानिब से कि जनाब बाजवा ने, जब ख्वाजा आसिफ ने जनाब बाजवा को फ़ोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ उस्मान डार के मुकाबले में, तो जनाब बाजवा ने कहा कि मुझे पता है ख्वाजा आसिफ तुम इलेक्शन हार रहे हो, तुम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम अगली सुबह इस इलेक्शन के फाते करार पाओगे। और उसके बाद जनाब फैज़ हमीद को ये टास्क दिया गया कि वो ख्वाजा आसिफ को जितवाएं। जनाब फैज़ हमीद ने ख्वाजा आसिफ से रब्ता किया, उनको बताया कि मैं आपको ये इलेक्शन जितवाऊंगा, ताकि जनाब फैज़ हमीद ख्वाजा आसिफ पर अपना भी एहसान चढ़ाना चाहते थे। और उसके बाद जनाब फैज़ हमीद ने ये इलेक्शन ख्वाजा आसिफ को जितवाया, यानी
जनाब फैज़ अमीर से सियासी फ़ायदा, ज़ाती सियासी फ़ायदा किसने लिया? ख्वाजा आसिफ ने। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ की नशिस्त का फ़ायदा किसको हुआ? पूरी नून लीग की क़यादत को। तो इसलिए फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाना और फ़ौजी तहवील में शवाहिद की बुनियाद पर सबसे पहले किसको जाना चाहिए? ख्वाजा आसिफ को, और फिर उनकी नशिस्त के जो शरीफ ख़ानदान बेनिफिशरी है उनको। तो अगर इस खबर में दिए गए तासुर को ठीक मान लिया जाए तो जनाब फैज़ अमीर से ज़ाती सियासी फ़ायदे ये नून लीग ने उठाए हैं, ख्वाजा आसिफ ने उठाए हैं, और इसका इंकशाफ जो है ये अभी रिसेंट ताज़ा तरीन कॉलम में जावेद चौधरी साहब ने भी इसका इंकशाफ किया। रासब, एक और भी खबर है, और ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। आपने अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारे व्यूअर्स ने सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक केपी के अंदर और ख़ासतौर पे जो फैसल करीम कुंडी साहब है, इन्होंने तो महाज खोला ही खोला है, लेकिन पार्टी के अंदर से भी एक रेजिस्टेंस था। राय साहब, इसका जवाब आ गया है, और हम इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 3 वर्षों से ये मुद्दा जो है अपने व्यूअर्स के सामने बार बार रख रहे हैं कि इमरान खान एक ब्रांड है। इमरान खान एक खंबे को भी, राय साहब आपको याद है ना कि हम बात करते थे कि अगर इमरान खान खंबे को भी खड़ा कर देगा ना तो खंबा भी जीत जाएगा। तो हमने वो 8 फरवरी को होते हुए देखा, यानी 2 बरस के बाद हमने होते हुए देखा कि पाकिस्तान की आवाम किस तरह से इमरान खान के नाम पर निकली, और इमरान खान के निशान भी कोई नहीं था, बेनामो निशान कर दिया। फिर लोगों ने इमरान खान के उम्मीदवार को ढूंढ के वोट डाला। इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनाब सारे लाइन में लगे और सीधे हो जाएं, और जिन लोगों ने, जो लोग इमरान खान के खिलाफ, जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये उनके लिए वार्निंग है। मैं अली अमीन गंडापुर के पीछे खड़ा हूं। वो लोग जो बातें करते हैं वो पीटीए के टिकट पर जीते हैं, कोई भी पैसा लगाकर नहीं जीता। जो साजिश कर रहे हैं उनको कहता हूं कि फिर ना कहना कि टिकट नहीं दिया। यानी इमरान खान ने वार्निंग दे दी है कि आइंदा लोगों को राय साहब टिकट नहीं मिलेगा। जब पहली मर्तबा हमने लतीफ खोसा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोलते हुए देखा राय साहब, तो हमें ये अंदाजा हमारे समेत पाकिस्तान की अवाम को भी हो गया था कि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, और फिर झंडे वाली गाड़ियां होंगी, प्रोटोकॉल होगा, और फिर मरात होंगी, फिर टेलीविजन पे खिड़कियां, और इन खिड़कियों से बैठकर ये एयर टाइम को एंजॉय करेंगे। और ये राय साहब इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर के पीछे इमरान खान खड़े हैं, और ये एक तरह से वार्निंग है उन तमाम लोगों के लिए जो केपी की हुकूमत को कमजोर करना चाहते हैं। राय साहब, पूरे मुल्क के अंदर एक इनकी केपी में ही हुकूमत है, और उसके ऊपर भी अंदर से लोग जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब एक और मामला राय साहब बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ पाकिस्तान के अंदर, और फजल रहमान, इसी प्लेटफॉर्म पे राय साहब हमने फजल रहमान को रॉन्ग नंबर कहा था, और इन्होंने हमें मायूस नहीं किया। इन्होंने साबित किया कि ये रॉन्ग नंबर थे, रॉन्ग नंबर हैं, और इनका जो राइट नंबर लगने वाला है, राइट नंबर से मुराद राय साहब ये है कि राइट नंबर ये लगाएंगे हुकूमत के साथ, और वहां पर मामला तय हो गए हैं। राय साहब, हलवे की एक बहुत बड़ी जो प्रांत है इनको मिलेगी, बल्कि देग मिलेगी। पहले ये प्लेट में हलवा इनको दिया गया, इन्होंने इनकार किया। अब पूरी एक देग तैयार हो रही है देसी घी में। ये देग हलवे की तैयार खास फजल रहमान के लिए की गई है, और जिसमें पिस्ते भी होंगे, बादाम भी डाले जा रहे हैं, सब कुछ, यानी मेवा जात की जो है भरमार की गई है। और हुकूमत ने 4 वजारतें ऑफर कर दी हैं राय साहब। पहले तो खबर ही आई थी ना, हमने जो यहां से दी कि गवर्नरशिप और कुछ वजारतें, सेनेटर का भी मामला, सेनेट की इनको नशिस्तें भी दी जाएंगी। लेकिन अब फजल रहमान को राय साहब खबर के मुताबिक 4 वजारतें ऑफर की गई हैं, और वो ये कहते हैं जो जराए हैं फजल रहमान कैंप के, कि हुकूमत साजी से कब नजरअंदाज किया गया। हुकूमत बनाने के लिए मशावरत जरूरी होती है। हुकूमत किसी और की है और बदनामी सियासतदानों की हो रही है। मुल्क में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अक़लियती हुकूमत है। फजल रहमान से मुतल्लिक जराए ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इशू टू इशू सियासत कर रही है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया। लेकिन राय साहब, खबर यह भी बताती है कि हुकूमती वफ्त ने JUI को 4 वजारतें बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की पेशकश की है। हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से फिलहाल हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा है। मैंने ये परसों गालबन बात की थी राय साहब अपने प्रोग्राम के अंदर कि ये मॉडल वही अपनाएंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि आप इत्तेहादी तो बन जाएंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तनकीद करेंगे।
और फजलुर रहमान भी शायद इसी रास्ते पर चल पड़े हैं और उन्होंने आज यही बात कही कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ इशू टू इशू सियासत जो है वो कर रही है और शायद यही रास्ता है कि जब फजलुर रहमान ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा था ना कौमी असम्बली के कि यार ये 45 है या 47 है, अब तो यही है और इसी से आपको गुजारा करना है और इसके अलावा अब हुकूमत हम कहां से लाएंगे। तो राय साहब वो बयानिया जो था वो दफन हो गया जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लेकर चलना चाहते थे और उनकी उस बात में बहुत वजन है जब ये कहते हैं ना, यानी सुनने वालों के लिए इसमें भी राय साहब एक निशानी है जब वो ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत के साथ जाकर खुदकुशी तो नहीं करेंगे, यानी इत्तेहादी नहीं बनेंगे लेकिन वजारतें ले लेंगे और वजारतें लेने की राय साहब तैयारी हो रही है। पीटीआई का रिएक्शन क्या है राय साहब और पीटीआई कैसे देखेगी आपके नजदीक इस फैसले को? देखिए आशफी साहब, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये खबर मैंने ब्रेक की थी कि गवर्नरशिप केपी की जो गवर्नरशिप है ये फजलुर रहमान को ऑफ़र की गई है एक ऐसी सूरत में जब फजलुर रहमान ने इनडायरेक्टली ये पैगाम पहुंचाया कि अगर मुझे ये राम करना है आपने तो कम से कम केपी की गवर्नरशिप हमें दी जाए, सेनेट के अंदर भी हमें अकोमोडेट किया जाए और इसी तरह वजारतों के मुतल्लिक भी खबर। और आज कई दिन के बाद एक चैनल ने हमारी इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया, लेकिन इसके अंदर अभी भी दो ट्विस्ट हैं। एक ट्विस्ट तो ये है कि केपी की गवर्नरशिप फजलुर रहमान को देने के लिए नून लीग को और इस्टेब्लिशमेंट को आसिफ अली जरदारी को राम करना होगा, क्योंकि केपी के गवर्नर इससे पहले जब पीडीएम की तहरीक चल रही थी तो उसके बाद ये कठपुतली हुकूमत आई तो फजलुर रहमान को नवाजने के लिए फजलुर रहमान के जो समधी हैं उनको केपी का गवर्नर बनाया गया। लेकिन अब जब फजलुर रहमान को इसी पीडीएम ने जब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नाम ने हाथ जाली तरीके से इलेक्शन जीता तो फजलुर रहमान को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, क्योंकि उनको पता था कि फजलुर रहमान के खिलाफ पीटीआई ने केपी में क्लीन स्वीप कर दिया है और फैसल करीम कुंडी जो कि फजलुर रहमान के बराह रास्त और डायरेक्ट राइवल हैं, इसी तरह अली अमीन गंडापुर फजलुर रहमान और जो आपके इस वक्त गवर्नर केपी हैं इनके दरमियान बराह रास्त राइवलरी है। तो अगर इस वक्त गवर्नर केपी को हटाया गया और फजलुर रहमान को उनके किसी यानी साथी को गवर्नरशिप दी गई तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आसिफ अली जरदारी को पहले से एतमाद में लिया जाए और आसिफ अली जरदारी को किसी और मद में यानी पीपल्स पार्टी को किसी और मद में नवाजा जाए। जहाँ तक फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हाशमी साहब ये एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, क्योंकि आप अगर गवर्नरशिप ले लेंगे, अगर आप वजारतें ले लेंगे तो लोग कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो कहें कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। फजलुर रहमान इस वक्त थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं और 15-20 दिन की सिचुएशन को एसेस करना चाहते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत कब तक कायम रह सकती है, क्योंकि फजलुर रहमान को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त शदीद दबाव में है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। इस कठपुतली हुकूमत के पास मैंडेट भी नहीं है, पीटीआई के पास इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर है और अदालतें भी अब उतने जोशो खरोश से इस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख में फ़ैसले देने से इनकारी हैं जिस तरह के पहले अदालतों के फ़ैसले आते रहे। तो फजलुर रहमान का ये भी ख्याल है कि ऐसा ना हो कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा बन जाऊँ और 3-4 माह में ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो इसलिए वो अगले 2-3 हफ्ते में इस्टेब्लिशमेंट के मूव्स को, अदालती जो पल्स है और जो ओवरऑल एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसको चेक करना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि फजलुर रहमान हलवे की एक प्लेट पर नहीं, एक बहुत बड़ी वसीओ अरीज देग मांगेंगे, अगरचे उनके पास पार्लियामेंट के अंदर मैंडेट तो छोटा सा है, लेकिन उन्हें ये पता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली हुकूमत दबाव में है, तो इसलिए वो अपना भाव जो है ये बढ़ाते चले जाएंगे। राय साहब, पाकिस्तान की अदालतें, ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो नंबर्स हैं वो हमें ये बताते हैं, जब से ये खत लिखा गया कि सारे के सारे जज जो हैं मुदाखलत से तंग थे और जिस किस्म की मुदाखलत फैसलों के अंदर होती रही, सब जजेस ने खत लिखकर इस मुदाखलत के हवाले से इसका पर्दाचाक किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी सोया हुआ है, वो जाग नहीं रहा। उसे जगाना जो है कैसे जगाया जाएगा, ये ऑब्वियसली एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब काजी साहब के पास है तो सही, लेकिन
वो अब उन्होंने जागने के बजाय आंखों पर पट्टी भी बांध दी है, चूंकि नैब तरमीम का जो फैसला था वो ऑब्वियसली कौम जो है वो ये जरूर देख रही है कि जब आप ये कहते हैं ना कि हम पार्लिमान के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते और ये हमारे आइन और हल्फ से खिलाफ वर्जी होगी कि अगर हम उनके मामलात में जाकर या उनकी कानून साजी के ऊपर सवालात उठाएं। ऐसा फिर कानून बना दिया जाए कि सियासतदान का बेटा अगर कल को कोई डाका डालता है या चोरी करता है तो फिर उसको पकड़ा नहीं जाएगा और काजी साहब कहेंगे क्योंकि पार्लिमान ने किया है तो हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। साहब एक और अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और इस अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं जब आप लोगों को अंदर नहीं जाने देते तो फिर जज साहब दरखास्त जब उनके सामने आएगी फिर ये तमाम बातें होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने इमरान खान के नामजद 2 वकला को नैब केस ट्रायल के लिए अडयाला जेल दाखिले से रोकने पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जाती हैसियत में तलब किया था। वो अदालत को अपने इकदाम से मुतमईन करें वरना नैब केस का ट्रायल अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बराह रास्त दायरा इख्तियार में मुंतकिल करने पर गौर किया जाएगा। राय साहब, आज क्या हुआ अदालत के अंदर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ट्रायल और मुलाकातों में जेल मौजूदगी के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन तश्कील दे दिया है। हर विजिट पर एक लोकल कमीशन मौजूद होगा और इमरान खान या वकला के लिए कोई मुश्किल होती है तो अदालत को रिपोर्ट किया जाएगा। जस्टिस सरदार इसहाक ने कहा कि क्या इमरान खान कोई दहशतगर्द है? इतनी सिक्योरिटी में ट्रायल करना है? मुलजिम की वकला से मुलाकात लाजिम है, ये इजाजत ना देना बराह रास्त तौहीन अदालत है। मुलजिम अपने वकील से क्या गुफ्तगू करता है ये सुनने के लिए एहलकार खड़ा नहीं किया जा सकता। वकील नईम पंजोता ने अदालत को बताया कि जनाब ये राय साहब बहुत ही अहम जुमला और ये हर पाकिस्तानी को ये सुनना चाहिए कि इमरान खान के बारे में क्या कहा जा रहा है और अदालत ने आगे से किस तरह रिएक्ट किया। नईम पंजोता ये कहते हैं कि अडयाला जेल में हमारे साथ पिछले 1 बरस से इसी तरह का सलूक किया जा रहा है। जस्टिस सरदार इसहाक का ये जुमला तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और लिखा जाएगा। जस्टिस सरदार इसहाक साहब कहते हैं कि पूरे मुल्क के साथ ये 75 सालों से यही कुछ किया जा रहा है, आप 1 साल की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि जेल में हो क्या रहा है। आपको लगता है कि जेल इंतजामिया ये सब कुछ कर रही है, इसमें इनका कोई किरदार नहीं है। जज साहब ने फिर राय साहब ये भी पूछा है कि जेल अदालत कैसी है और ये कितनी बड़ी है। फैसल चौधरी ने इसका जवाब दिया कि जेल अदालत कम्युनिटी सेंटर है, पुराने सिनेमा की तरह है जहां पर फिल्म चलती है। फिर एक और रिमार्क्स जज साहब के बड़े इंपॉर्टेंट थे कि अभी भी वहां पर फिल्म ही चल रही है, जरा गौर से देखें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने यह भी कहा कि इमरान खान के नैब ट्रायल में तमाम 9 वकला जिनके वकालतनामे मौजूद हैं को 3 एसोसिएट्स ट्रायल में भी साथ ले जाने की इजाजत होगी। और दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये है राय साहब कि 9 वकला को भी अडयाला जेल में दाखिले से जब भी रोका जाता है तो, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तमाम नामजद वकला के साथ 3 एसोसिएट्स भी नत्थी कर दी हैं और उन्हें भी इजाजत मिल गई है। और जब ये इजाजत दी गई तो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है इस्लामाबाद के राय साहब, जिस शहर में आप रहते हैं, इसके प्रोसिक्यूटर जनरल की बात हो रही है, वो उठे और उन्हें कहा कि सरकार ऐसा मत करें, ये ऑर्डर मत दें। जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने एक तारीखी जुमला कहा कि जेल ट्रायल का फैसला भी आप ही का था, 9 की बजाय 900 वकील भी अगर जाएंगे तो आपको इजाजत देना पड़ेगी। जब जेल ट्रायल का फैसला किया है तो उस वक्त आपको ये देखना चाहिए था कि किस तरह पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, तो अब आपको ये भुगतना पड़ेगा। राय साहब, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? हमें जस्टिस ये जो इसहाक साहब हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, इन जैसे जजेस की जरूरत है या फिर जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे जजेस की जरूरत है जिन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है? देखें आशमी साहब, जस्टिस फायज ईसा तो इस वक्त पाकिस्तान में अवामी सतह पर इस तारतन में कह रहा हूँ कि इतने रुस्वा हो गए हैं, इतने ज़्यादा रुस्वा हो गए हैं कि अवाम तो एक तरफ वो सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और सहाफ़ी हमेशा कोशिश करते हैं कि नपे तुले अल्फाज में अगर उन्होंने किसी पर तनकीद भी करनी है तो बड़े नपे तुले अल्फाज में करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी कोट अनकोट ये अल्फाज जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक कहने पर मजबूर हो गए हैं। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा उन्होंने कहा कि जस्टिस फायज ईसा इस्टेब्लिशमेंट के एक घटिया आलाकार के तौर पर सामने आए हैं। ना सिर्फ ये कि उन्होंने जो कानून और आइन की
खिलाफ वर्जियाँ हुई, इन पर आंखें बंद करके रखी, बल्कि वो आइन शिकनी के अंदर एक सहूलतकार बने रहे। उसके बाद ये भी कहा गया कि एक तरफ तो उनका जो बदतरीन दौर जो कि अक्टूबर 15 मिड ऑफ अक्टूबर ख़त्म होने वाला था, अब चूंकि वो अपने इस दौर को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन की सूरत में या जजेस की उम्र की हद बढ़ाने की सूरत में इसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो ये भी कहा गया कि इससे सुप्रीम कोर्ट का पूरा निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि 3 साल की तनख्वाहें जो हैं ये जस्टिस फायद ईसा के मुंह पर मारी जाएं। ये एक सीनियर सहाफ़ी के अल्फाज हैं, मेरे या आपके नहीं, और जान छुड़ाई जाए जस्टिस फायद ईसा से, ताकि कम से कम आइन को रोंदने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम जिस तरीके से जस्टिस फायद ईसा रोंदना चाह रहे हैं उस तरीके से ये निज़ाम जो है ना रोंदा जाए। तो इसलिए जस्टिस फायद ईसा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जज साहिबान जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बेपनाह दबाव के बावजूद डट गए, जिन्होंने ISI के मुतल्लिक खतूत भी सुप्रीम कोर्ट भेजे, उनके साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जिस किस्म के दबाव का सामना जस्टिस तारिक जहांगीरी को और इससे पहले जो जज साहब जिनके बेडरूम के अंदर कैमरे लगा दिए गए थे और एक जज साहब के ब्रदर इन लॉ को अगवा कर लिया गया था, तो जिस किस्म के हालात का इनको सामना है, इस किस्म के हालात तो जस्टिस फायद ईसा को अगर फेस करने पड़ते तो पता नहीं वो शायद आंसुओं से तो वो पहले उस वक्त रोते थे अपनी एहलिया समेत जब उनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट एक रेफरेंस लेके आई थी। तो अगर इस किस्म के हालात से उनको गुजरना पड़ता तो शायद वो धाड़े मार मार के सुप्रीम कोर्ट की छत पर चढ़ के रोना शुरू कर देते। तो बहरहाल एक तो जस्टिस साहब ने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इसाक साहब जो हैं, एजाज इसाक, इन्होंने फैसला तो दिया है और जज साहिबान यही कर सकते हैं कि फ़ैसले दें और उसके बाद फ़ैसलों पर अगर अमल दरामद ना हो तो जो अमल दरामद नहीं कर रहे उनके ऊपर तौहीन अदालत भी लगाएं और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म दें कि उनके अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 76 साल से, ख़ास तौर पर पिछले 2 साल से तारीख यही है कि जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर ले कि हमने अमल दरामद जजों के फ़ैसलों पर नहीं करना, तो फिर उसके अंदर से 101 हीले बहाने निकल आते हैं और अल्टीमेटली जो है वो जज साहिबान जो हैं उनके खिलाफ ही कोई ना कोई जाली कार्रवाई कर दी जाती है। अब यहाँ पे हाशमी साहब, इमरान खान साहब का एक और बड़ा अहम पैगाम भी है और इमरान खान साहब का ये पैगाम एक ऐसी सिचुएशन में आया है कि जब कुछ तज्ज़ियाकारों ने ये खबर दी कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं और ये जो खान साहब जेल से बाहर आएंगे ये एक समझौते के तहत होगा और इस समझौते के तहत इमरान खान साहब जो हैं ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब का इसके ऊपर एक जवाबी मैसेज आ गया है और खान साहब ने कहा है कि मैं सियासत नहीं जहाद कर रहा हूँ, किसी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा। जो ऊपर बैठे फैसले कर रहे हैं सबकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, मेरे जैसे लोगों का और ख़ास तौर पर मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि मैं किसी भी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। यानी खान साहब ने पिछले एक हफ्ते में जो ये खबरें फैलाई गई कि बाहर जाने के मुतल्लिक खान साहब के साथ कोई समझौता हो रहा है, उसकी उन्होंने बड़ी लाउडली और क्लियरली जो है खान साहब ने तरदीद कर दी। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।